हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का करियर लैब पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था और अपना पहला टॉपिक भी स्टार्ट किया था। टॉपिक था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड का, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स आर इंडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होते हैं। एंड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। एंड केमिकल रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रासायनिक प्रतिक्रियाएं दरअसल परमाणुओं का पुनर्संयोजन है और एटम्स मिलते हैं, कंपाउंड बनता है। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो त्रुटि है वो क्या है, दोष क्या क्या है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पहला दोष तो ये है कि डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है, परमाणु जो है वो अविभाज्य है। लेकिन परमाणु को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये पहला दोष हो गया। तो इसको भी जरा नोट करके कहीं लिख लेंगे कि डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के दोष। दूसरा बोला उन्होंने, दूसरा क्या है, उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। लेकिन आपने देखा कि भाई जो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि ये कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का तत्व है, ठीक है, कार्बन का तत्व है, ठीक है। रुक रुक कर आ रही है, बाकी लोग भी बताएं कि क्या हमारी आवाज़ रुक कर आ रही है। विशाल कह रहे कि सर टाइम चेंज कर दीजिए, हिस्ट्री की भी 5 बजे से चलती है। हाँ, नोट्स बनाने हैं नैन्सी, बिल्कुल। आकाश सिंह कह रहे कि सर जी आप पहले पैरामाउंट में पढ़ाते थे। बिल्कुल, पैरामाउंट में 2014, 15, 16, 17, 18 तक मैंने पढ़ाया, 2014 से 2018 तक। और मेरे जो ब्रांचेस थे वो थे आगरा थे, जयपुर थे और दिल्ली थे। तो आप किस ब्रांच से हैं बताइए। शिवम राजपूत जी, राम राम, कैसे हैं, ठीक हैं आप। आकाश सिंह साहब, बिल्कुल हम पैरामाउंट में थे। आप हमारे पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं क्या आकाश, किस ब्रांच से थे, स्टार्टिंग से बता देते हैं रिशु, ठीक है। सच्चिदानंद साहब, खुश रहिए, कैसे हैं आप। सुबह की क्लास का टाइम चेंज कर दें, सुबह का कितने बजे हो रहा है बताइए। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा मेहर, बिल्कुल एकदम 100%। राधे कृष्ण अंशिका जी, ठीक है, धौलपुर से हैं, चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। पीडीएफ हम सेंड करते हैं, टीम को हम कह देंगे 1 बजे से। ठीक है, देखते हैं उस टाइम स्लॉट खाली रहेगा तो हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। चलिए, वॉइस क्लियर है ना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु अविभाज्य हैं, लेकिन हम परमाणु को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। उन्होंने क्या कहा कि किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन आप जानते होंगे समस्थानिक के बारे में। जैसे मैं कहूं कि ये कार्बन का तत्व है, इसका मतलब सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे इसमें। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। अब देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होती है, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, 12 होती है। पर किसी किसी का देखिएगा, किसी कार्बन का मास 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। तो देखिए, तत्व के वैसे परमाणु, एलिमेंट्स के वैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, क्या कहलाता है,
आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, जिसको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। So atoms of the element having same atomic number but different mass number are known as isotopes. तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, ये गलत था। तत्व के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भी हो सकता है। तो एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारा समस्थानिक। तो ये बात भी उनकी क्या थी, गलत थी। तो दो बातें इनकी गलत हो गई। उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन परमाणु को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। उन्होंने कहा किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन समस्थानिकों को देखिए आप। समस्थानिक का मतलब है कि तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है ना। तो तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते, उनके द्रव्यमानों में अंतर हो सकता है, अंतर हो सकता है। ये दो उनका क्या था, ड्रॉबैक था। दो क्या था, ड्रॉबैक था। तो अगर पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष हैं, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहां से बनेगा, याद कर लीजिएगा। फिर आया क्या कि भाई परमाणु दिखता कैसा होगा, परमाणु दिखता कैसा होगा, परमाणु की संरचना कैसी होगी। तो परमाणु की संरचना को बताने के लिए पहला मॉडल प्रस्तुत किया था किसने, थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसको बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन साहब ने क्या बोला, थॉमसन साहब ने कहा कि जो परमाणु होता है, याद कर लीजिए हमने कल भी आपको बताया होगा कि पूरा का पूरा जो परमाणु होता है माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा जो परमाणु होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। क्या बोला उन्होंने कि पूरा का पूरा परमाणु जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश का गोला होता है। धन आवेश का क्या होता है, गोला होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी प्रोटॉन का बना होता है। अरे भाई धन आवेश किस पे होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे धसे होते हैं, दबे होते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं और किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फास्ट रिकैप दे रहे हैं आपको। अब इस मॉडल को जरा ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है, तरबूज जैसा दिख रहा है ना। इसको कंपेयर करो तरबूज से। तरबूज के रेड वाले पोर्शन को आप समझ लो प्रोटॉन और बीजों को समझ लो इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। या एक डिश जैसा है ना, केक जैसा डिश है, प्लम पुडिंग, इसमें जगह जगह पे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो पूरे केक को क्या समझ लो, प्रोटॉन, और ड्राई फ्रूट्स को क्या समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एप्पल पाई एक डिश होती है ना। रेजिन पुडिंग भी इसी जैसा दिखता है, इसलिए थॉमसन के मॉडल को कहा जाता है क्या, हमने लिखा था कि थॉमसन के मॉडल को कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, एप्पल पाई मॉडल। तो इन्होंने क्या कहा, थॉमसन साहब ने पहला परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं, सबको याद है। दुर्गेश पांडे कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड चला रहे हो क्या, भाई रिकॉर्डेड चल रहा है क्या बताइए। आपका नाम लिया जाए तभी पता चलेगा कि मतलब क्लास जो है वो लाइव चल रही है। ठीक है, बिल्कुल कवर हो जाएगा दुर्गेश पांडे जी।
मोर देन इनफ होगा सुबोध साहब, बिल्कुल। कल का पीएनजी नहीं आया, कल का पीएनजी नहीं गया क्या? अपलोड हो जाएगा, बाकी भी पीएनजीज अपलोड हो जाएंगी। अभी तो एक ही क्लास हुई है इसमें। ठीक है आलोक। अच्छा आलोक भी बोल रहे हैं कि भाई लाइव नहीं है। अच्छा हाँ लाइट चली गई थी, अब ठीक है। मेहर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन आएंगे। हाँ बिल्कुल सब हो जाएगा। जितने भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बस आप पढ़ लीजिए, और फिर आप जिस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए, है ना। आपसे क्वेश्चन ना बने तो कहना, तो धैर्य रख के आराम से पढ़ लो, कमेंट को बंद कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री अटेंड करें या केमिस्ट्री, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको कर लीजिए, बाकी हम टाइम इसका चेंज करेंगे, ठीक है। मेहर क्या रिस्पॉन्ड करें बताइए? 10 बजे से कर सकते हैं। एक क्लास की टाइमिंग चेंज करने पे ना बाकी सारे टीचर्स का गड़बड़ रहता है। आपको लगता है कि यही एक क्लास होती है क्या? सुबह से शाम तक क्लास चलती है, उसके लिए स्टूडियो प्रॉपर अलॉट होता है कि आपको इस स्टूडियो में क्लास लेना है। अगर एक टीचर का कोई टाइम टेबल चेंज होता है ना तो पूरा चेंज होना पड़ता है। तो अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो चेंज हो जाएगा, घबराइए। अब आइए कि इस परमाणु मॉडल की खामियां क्या हैं। तो इस परमाणु मॉडल की खामी ये है, देखो इस परमाणु मॉडल की खामी ये है कि भाई प्रोटॉन के अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर निगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है। दूसरी बात कि भाई ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इतने नजदीक कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात कि न्यूक्लियस का कहीं पे जिक्र नहीं किया इन्होंने। तो ये सब क्या है? दोष हैं, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के परमाणु मॉडल की त्रुटियां, थॉमसन के परमाणु मॉडल की त्रुटियां, ठीक है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की बस त्रुटि में इतना बात लिख दीजिए कि दिस मॉडल ऑफ एटम does not explain the stability of the atom, थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता, है ना। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इतना निकट कैसे रह सकते हैं। इस तरह से तो परमाणु अनस्टेबल है। बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। अभिषेक यादव, आरजू हमारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल आप शो हो रहे हैं, यही सही टाइम है। देखिए अमित कह रहे हैं कि यही सही टाइम है। तो जब भी क्लास होगी ना तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा कि इतने बजे क्लास होती है ऐप पे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लास्ट में डाउट लेते ही आप लोगों का। हाँ बिल्कुल दिख रहा है रोहित। आप सबका मैसेज ही देखते रहें क्या? पढ़ाए नहीं बताइए? कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे तो होंगे ही इस क्लास में। अब सबका अगर हम डाउट लें अभी
और सबके कमेंट को रिस्पॉन्ड करें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, जिसका मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं होता है उसको लगता है कि लाइव नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है जी। अभिषेक कह रहे हैं कि सर मेरा भाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नोटिफिकेशन नहीं आती? ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, नहीं, और वाइटल कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ना ही क्वांटम नंबर इत्यादि पढ़ेंगे, है ना। वो सब हम नीट के बैचेस वगैरह में देखते हैं, या जो DSSB TGT वगैरह के बैचेस हैं वहाँ पे हम लोग करते हैं। आपका जो मतलब लेवल है, उस लेवल को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना होता है ना। हर एग्ज़ाम का अपना बैंडविड्थ होता है। अब मैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए यहाँ पे साई फाई, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सब पढ़ाना शुरू कर दूं कि मुझे बहुत आता है, तो वो आपके लिए यूजलेस हो गया ना। चलिए, अब आए इसके बाद दूसरा मॉडल लेकर, और वो थे आपके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि ये परमाणु के स्टेबिलिटी को बता ही नहीं रहा है ना, कि परमाणु स्टेबल कैसे हो सकता है भाई। पॉजिटिव चार्ज के अंदर निगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इतने नज़दीक कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात, अपने मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक का कोई जिक्र नहीं किया। तो आ गए दूसरे मॉडल लेकर, रदरफोर्ड। ये आप देख रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया था किसने? तो रदरफोर्ड साहब ने दिया था। अब एक सवाल होता है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? प्लीज रिमेंबर, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था, जिसे हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एल्युमिनियम का फॉयल देखा होगा जिसमें लोग खाना वाना लपेटते हैं, उसी तरह से रदरफोर्ड साहब ने एक गोल्ड की फॉयल ली, पतली सी परत गोल्ड की ली, और उस पे अल्फा कणों का क्या किया? बम्बार्डमेंट करवाया, अल्फा कणों की उस पर बारिश करवा दी। तो उसने क्या देखा, उसके आधार पे इन्होंने मॉडल दिया। थॉमसन साहब ने कोई प्रयोग वगैरह नहीं किया था, उसने बस ऐसे सोच लिया कि परमाणु पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना होता होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धंसे होते होंगे, ऐसे सोच लिया और अपना मॉडल दे दिया, जो कि गलत था। हाँ, उनकी एक बात बस सही थी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और एटम क्या होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये बात उनकी सही थी, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत थी कि एटम पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। तो दूसरा मॉडल लेके आए हैं कौन? रदरफोर्ड। तो एक क्वेश्चन आपको मिल गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित था? तो अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग पर आधारित था। और ये प्रयोग क्या था, पहले उसको समझिए और फिर देखिए कि उनका मॉडल क्या कहता है, और ये भी सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, उन्होंने क्या किया, एक सोने की चादर ली, गोल्ड फॉयल लिया, और उस पे अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट करवा दी। तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल्स है, इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर रहे हैं, इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर रहे हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन था उनका। अब आप जानते हैं कि जो अल्फा कण होते हैं, अभी ये याद कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज होता है, अल्फा कणों पे कैसा चार्ज होता है ना। तो अल्फा कणों पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हम डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे कि ये अल्फा कण एक्चुअली में होता क्या है। अभी याद कर लीजिए कि अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पहले ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का अधिकांश भाग एम्प्टी होता है, खाली होता है। कैसे? इन्होंने कहा कि देखो, अगर पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का बना होता, धन आवेशित आवेश का गोला होता, तो सारे के सारे अल्फा कण टकरा कर वापस लौट जाते ना। पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो ये टकरा कर वापस
लौट जाते, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो इन्होंने कहा कि ज्यादातर अल्फा कण चूंकि इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ये पहले ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकला। फिर उन्होंने कहा कि देखो कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, जैसे जैसे हम एटम के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम परमाणु के केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित होते चले जा रहे हैं, अपने पथ से, अपने पाथ से डेविएट होते चले जा रहे हैं। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि हो ना हो एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है, कोई धन आवेशित क्षेत्र है, और इस धन आवेशित क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? तो न्यूक्लियस रखा गया, नाभिक रखा गया। क्या रखा गया? न्यूक्लियस। क्यों? उन्होंने कहा कि चूंकि जैसे जैसे हम एटम के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये कतरा रहे हैं, इधर जाने से भाग रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। तो इन्होंने कहा कि हो ना हो एटम के सेंटर में, परमाणु के केंद्र में कोई धन आवेशित क्षेत्र है, और उसका नाम रखा न्यूक्लियस। और चौथा क्या था उनका ऑब्जर्वेशन? के बहुत कम अल्फा कण, लगभग 12,000 में से एक। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि बहुत कम अल्फा कण, कितना? 12,000 में से एक अल्फा कण अपने पथ से वापस लौटे। इसका मतलब वो बिल्कुल न्यूक्लियस के सीधे गए होंगे, तो टकरा कर वापस लौटे। 12,000 में से एक अल्फा कण टकरा कर वापस लौटे। इस तीसरे ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला? कि न्यूक्लियस है तो, पर इसका साइज क्या है? काफी छोटा है। न्यूक्लियस का आकार क्या है? काफी छोटा है, तभी तो बहुत ही कम अल्फा कण अपने पथ से वापस लौटे। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, नाभिक का आकार, तो नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो आप कहेगा सर वो होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी यानी 1F के बराबर, लगभग 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 1 फर्मी किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर 1 फर्मी। फर्मी को हम क्या लिखते हैं? F विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 15 मीटर। वहीं पे अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 एंगस्ट्रम के बराबर। 1 एंगस्ट्रम, जिसको हम कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर 0 लगा दिया तो पढ़ा जाता है एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है किसके? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रम विल बी इक्वल टू 1, ए के ऊपर 0 लगा दिया तो ये कहलाता है एंगस्ट्रम, विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। आप देखो डेटा से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियस एटम के रिस्पेक्ट में काफी छोटा है। कैसे? इसको कंपेयर करो, जैसे ये क्रिकेट चल रहा है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है मान लिया, ठीक है, जिसमें क्रिकेट मैच चल रहा है, और बीच में क्रिकेट का बॉल रखा हुआ है। तो इस बॉल को क्या समझ लो? न्यूक्लियस। और पूरे ग्राउंड को क्या समझ लो? एटम। यानी एटम के मुकाबले न्यूक्लियस जो है वो काफी छोटा होता है, ठीक है। तो ये था इनका ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया है, एक धन आवेशित क्षेत्र है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम का सारा मास इसी न्यूक्लियस में रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया।
उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला और तब इन्होंने दिया अपना मॉडल, है ना। तो थोड़ा यहाँ पे काम की बात ज़रा लिख लो, फिर इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे नोट करके, जो अक्सर केमिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है। देखो 10⁻³ को हम मिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मिली, एम से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एन से। 10⁻10 को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर 0 ऐसे लगाते हैं, देते हैं। 10⁻12 को पीको कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। 10⁻15 को फर्मी कहते हैं, या फैम्टो भी बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ना, कि 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होगा? तो क्या कहेगा? 10⁻10 मीटर के बराबर होगा। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होगा। तो इसको जरा लिख लीजिए पहले कहीं पर साइड में नोट करके, है ना। नोट कहने का मतलब टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है। युवराज साहब, कल वाला अपलोड नहीं हुआ है क्या? नहीं पढ़ना होगा एक्स्ट्रा, ये काफ़ी है। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बाकी इसके अलावा आपको यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेशन आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो थ्योरी है, शायद मैं कल आपको बताना भूल गया, ये जो थ्योरी है वो चलेगी हमारी कैरियरविल ऐप पर, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए इंतज़ाम किया है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस जो चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर चला करेगी। जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइएगा और प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस सेशन खोलिएगा, ठीक है। किसका? केमिस्ट्री का। पहला ही आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिर आप कहिएगा क्या है नाम चैनल का, तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाय जुबैर एहसानी। और साइंस कहने का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सब के लिए कंप्लीट होगा ये। फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूँ, और इन सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का नाम है साइंस का सुरूर, ठीक है, साइंस का सुरूर। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस आती है तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको खट से मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 20-25 मिनट का सेशन होगा, जा करके सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो जो पढ़ा है उससे रिवाइज होता जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, अब देखो इन्होंने मॉडल दिया। क्या दिया? अपना मॉडल। इन्होंने मॉडल दिया कि देखो जो एटम होता है ना, एटम के बीच में क्या होता है? एटम के बीच में एक धन आवेशित क्षेत्र होता है। एटम के बीच में क्या होता है? एक धन आवेशित क्षेत्र होता है। एटम के बीच में एक धन आवेशित क्षेत्र होता है, जिसका नाम क्या रखा गया है? न्यूक्लियस। क्या नाम रखा गया है जी? न्यूक्लियस नाम रखा गया है। ये है आपका क्या? न्यूक्लियस, नाभिक। जिसमें क्या क्या रहेंगे? तो जिसमें रहेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस नाभिक का चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे, है ना। और जिस रास्ते पर ये चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, उस रास्ते का नाम रखा गया क्या? ऑर्बिट।
कक्षा। तो ये था इनका मॉडल। क्या था मॉडल? कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस में रहते हैं, और इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन कहेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहते हैं न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रह रहे हैं? नाभिक में रह रहे हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में रहने वाले। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेंगे, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसको ऑर्बिट कहेंगे। ये था इनका परमाणु मॉडल। बात आनी चाहिए समझ में, ठीक है? ठीक है जी। प्रियांशु सिंह साहब, नोट्स शो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, करवाते हैं उसको। अनिल राजपूत जी, पिछले क्लास की नोट वाले सेक्शन में शो नहीं हो रही है तो हम अपलोड करा देंगे, घबराइएगा मत। ये देखिए काफ़ी चिल्ड हो गया है, ये सर्दी लगने लगी मुझे। पीहू कह रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब चलेगी? हाँ बिल्कुल, शायरी करते हैं तनु वर्मा जी। हाँ पीएनजी डाल देंगे। देखो पीएनजी का बहुत आ रहा है इशू, हम उसको जल्दी डलवाएंगे। आंचल कुमारी कह रही कि सर थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दीजिए, लाइब्रेरी से जाने में लेट हो जाते हैं। हम टाइम ही चेंज कर देंगे। बात आ रही है ना समझ में? तो ये था उनका मॉडल। तो ऑब्जर्वेशन पहले लिख लीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या था? रदरफोर्ड मॉडल का ऑब्जर्वेशन कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और बहुत कम अल्फा कण अपने रास्ते से उल्टे पांव मुड़ जाते हैं। तो ये था उनका ऑब्जर्वेशन। यही था ना ऑब्जर्वेशन, कि ज्यादातर अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं। इससे क्या निकाला उन्होंने कंक्लूजन? कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे हैं जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब एटम के बीच में पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, और लगभग 12,000 में से एक 12,000 में से एक अल्फा कण जो है वो अपने पथ से वापस लौट रहे हैं। ये था ना उनका ऑब्जर्वेशन। और उससे क्या कंक्लूजन निकाला? पहला ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला कि एटम का अधिकांश भाग क्या है जी? एम्प्टी है। एटम का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? आपने बोला कि नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव ही होगा ना। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने पथ से वापस लौटे। इससे क्या कंक्लूजन निकला? कि भाई साहब न्यूक्लियस का जो साइज है ना, न्यूक्लियस का साइज क्या है? स्मॉल है। नाभिक का आकार काफी छोटा है। अगले स्लाइड पे उसको लिखा है, नाभिक का आकार छोटा है। ठीक है जी, छोटा सा छोटू सा नाभिक है ना। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अवलोकन क्या क्या है? कि अधिकांश अल्फा कण निकल गया, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से भटक गए, भाग गए, विक्षेपित हो गए। बहुत कम अल्फा कण 12,000 में से एक अपने पथ से वापस लौट गए। अब इन ऑब्जर्वेशन के से उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, और तब उन्होंने अपना मॉडल दिया। क्या दिया? मॉडल दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, बीच में एक धन आवेशित क्षेत्र है जिसको न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमते हैं उसको ऑर्बिट कहा, कक्षा कहा। नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा तो लिखिएगा डन, हम आगे बढ़ जाएंगे।
कल की क्लास का टाइम कैसे पता चलेगा? नोटिफिकेशन आ जाएगी। हिस्ट्री का भी नहीं हो रहा है सीन, ठीक है देखते हैं उसको भी। छवि हमारे साथ हैं, राम राम छवि साहिबा, ठीक हैं आप? प्रियांशु भी लाइब्रेरी में है। टाइम टेबल नहीं आ रहा है, आना आना शुरू हो जाएगा, घबराइए मत। बात आ रही है समझ में सबको? राधिका यादव कह रही कि सर अब बस कीजिए, अभी तो क्लास शुरू हुई है, बस कर देंगे तो कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस बताइए। नहीं, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी के लिए बस इतना कर लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा जो हमारे यूट्यूब पे है, और उसके अलावा सिर्फ पी वाइज क्यूज की बुक खरीद लीजिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अनाप शनाप नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है। हाँ, कल की पीएनजी हम डलवाते हैं अनुराग चौधरी जी। शायरी जो है, हाँ कुछ शब्द याद आएगा तब तो शायरी आएगी, ऐसे याद नहीं आता मुझे शेर। आप कहिएगा सर शेर सुना दो तो याद ही नहीं आता, वैसे आपके कहने पे एक याद आ गया कि तुम्हारे नाम की गज़लें चांद पे लिखने को जी चाहता है। तुम्हारे नाम की गज़लें चांद पे लिखने को जी चाहता है, पर क्या करूं ये जालिम ख्याल अमावस की रात को ही आता है ना? तो एक शेर हो गया आपके कहने पे। लाइब्रेरी में गर्ल्स में सिर्फ मैं हूं, अरे भाई हो गया, आगे बढ़े। नोट्स देखो, नोट्स बनाने का तरीका देखिए, अभी भी कई बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप हमारे साथ साथ बना सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ अपलोड की जाती है उससे बना लीजिए, या इस क्लास के बाद इसकी वीडियो रिकॉर्डेड रहती है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर करके स्पीड बढ़ा के बना लीजिए। तो भाई सब आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर आदमी का पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। अब आ जाइए, ये मॉडल ऑफ एटम भी जो है ना, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। तो अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की त्रुटि क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो दिस मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल एटम। ये परमाणु मॉडल भी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता अभी बताता हूं, पहले इतना लिख लीजिए। अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि क्या है, तो आप कहेगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता, पहले लिखिए बताता हूं मैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां या खामियां क्या हैं? What are the drawbacks or limitations of Rutherford model of atom? You will say that this model of atom or Rutherford's model of atom या Rutherford's atomic model does not explain the stability of the atom. ये भी stability को explain करने में फेल रहा। कैसे देखो, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पे जाना पड़ेगा हमें, हायर क्लास में जाना पड़ेगा। देखिए कैसे ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। देखिएगा ये है आपका क्या, ये है आपका न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? तो आप कहिएगा सर पॉजिटिव चार्ज। पूछोगे क्यों सर? तो भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं कहाँ? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं कक्षाओं में, ऑर्बिट में। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। लेकिन प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण जब एक्सिलरेटेड मोशन में होता है, त्वरित गति में होता है, आप जानते हैं फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। क्यों? त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सिलेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे है तो इधर है, यहाँ पे तो इधर है। तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आना कहलाता है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन देने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। जैसे कि कार का आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो वेलोसिटी में चेंज आता है। तो वेलोसिटी में चेंज आने को फिजिक्स में कहा जाता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन देने वाले को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेशन देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन में है, और मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, कोई आवेशित कण अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो ऊर्जा निकालता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकालता है। मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ऊर्जा निकाल रहा है, तो इसकी एनर्जी घटती चली जाएगी, तो स्पीड घटती चली जाएगी। स्पीड घटेगी तो न्यूक्लियस से आकर्षण बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा मतलब एटम खत्म, और एटम खत्म मतलब दुनिया खत्म। ये दुनिया किससे बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। सो ये जो मॉडल ऑफ एटम है, ये जो मॉडल ऑफ एटम है वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। दिस मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, इस बात को मैंने देखो हिंदी और इंग्लिश में लिख रखा है, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है ना। सारा का सारा माजरा हमने उस डायग्राम से बतला दिया है। देखो क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण त्वरित गति में होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा निकालता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा खो रहा है, और वो एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में आकर गिर जाएगा। सो न्यूक्लियस, सो ये मॉडल ऑफ एटम परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इतना आपको लिखने की जरूरत है नहीं। आप बस ये डायग्राम बना लो और ये पॉइंट लिख लो, ये आपको पीएनजी में मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तब आए इन्हीं के स्टूडेंट, कौन? इनके स्टूडेंट आए जिनका नाम था बोर, नील्स बोर। उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसको कहते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल, इन्होंने अपने गुरुजी को ठीक किया। रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे कौन? नील बोर्स। उन्होंने फिर इनको सही किया कि गुरुजी ऐसे नहीं होगा, देखिए एक्चुअली में ये चीज होती है। ठीक है, तो उस मॉडल पे चलेंगे। ये सबको क्लियर है? बता दो। हाँ, समझ में आ रही है ना बातें? कोई शक होगा पूछ लीजिएगा। प्रियांशु सिंह कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है जनाब, लाइव चल रही है। यही प्रॉब्लम है, जिनका नाम ले लिया जाए उनको लगता है कि लाइव है, और जिनका रिस्पॉन्ड नहीं हुआ उनको लगता है कि रिकॉर्डेड चल रही है। रिकॉर्डेड क्यों चलेगी? जब कोई कभी मजबूरी होती है, जैसे मान लिया कि आपका एग्ज़ाम सर पे है और मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। अब मान लिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई और आपके सर पे आपका एग्ज़ाम है, तो बेटर है कि क्लास ऑफ करने से बेटर है कि उसको रिकॉर्डेड पोर्शन में डाल दिया जाए तो क्लास ना छूटे। तो कभी कभी मजबूरी में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि टोटल रिकॉर्डेड वीडियो ही चलेगी, है ना। तो वो सब सिचुएशंस वगैरह को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। जैसे मान लिया कि कल मुझे एकदम ज़रूरी जाना है कहीं, ठीक है, तो कल की क्लास आपकी ऑफ ना हो तो हम अभी उस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया कि आपकी क्लास छूटने से बेटर है, ऑफ रहने से बेटर है कि हमने अभी रिकॉर्ड कर दिया, वो कल चल जाएगी। तो कभी कभी मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है ना, ताकि आपकी क्लास ऑफ ना हो ज़्यादा। अब भाई टीचर भी तो आदमी ही है ना, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी लूज मोशन हो गया,
अब देखो लूज मोशन होता है ना तो आदमी एकदम बेकार हो जाता है, गरज के साथ इतने छींटे पड़ने लगते हैं कि आदमी को बार बार जाना पड़ता है, तो उसमें क्लास कैसे लेगा भाई। तो क्लास ऑफ होने से बेटर है कि या तो पहले से उसको रिकॉर्ड कर दिया जाए या कोई रिकॉर्डिंग डाल दी जाए, है कि नहीं। अंकित करेंगे सर मेरा नाम लीजिए प्लीज, लीजिए ले लिया। आशु गुप्ता कर दिया रिप्लाई। प्रीति आर्या बिल्कुल कमेंट दिख रहा है। अमित कुमार साहब टाइम यही रहने दीजिए, देखते हैं, वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हम कह देते हैं कि बस भाई अगर इस टाइम में अवेलेबल है तो लगा दीजिए, ठीक है। हाँ कल रहेगी क्लास, ऑफ नहीं रहेगी, कल मेरी रहेगी क्लास, मैंने बोल दिया था लगाने को, है ना। हाँ दिख रहा है तनु जी, है ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक से एक महान लोग जुड़े हुए हैं। हरिचंद्र कुशवाहा जी, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तब आए बोर साहब, इन्हीं के स्टूडेंट थे बोर, उन्होंने दिया बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने देखो बस क्या किया, बोर का परमाणु मॉडल, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्या है, नील बोर्स, नील्स बोर। ये कौन है, ये हैं आपके रदरफोर्ड के स्टूडेंट। तो पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल। मैं समझा देता हूं, लिखा हुआ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोर साहब ने क्या कहा, हम इस स्लाइड पे बाद में आएंगे, पहले समझ लीजिए। बोर साहब ने कहा कि कोई भी परमाणु है उसमें नाभिक होता है, नो डाउट होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, ऐसा इन्होंने भी कहा, लेकिन किसी भी पॉसिबल रेडियस वाले ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे। इन सब ऑर्बिट का क्या होगा, रेडियस यानी त्रिज्या फिक्स होगी, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में कितना भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी, टाइम पीरियड फिक्स होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। और उन्होंने हर पीरियड का नाम दिया, इन्होंने कहा कि ये मान लिया पहला पीरियड है तो इसको के बोला, दूसरा है तो एल बोला, तीसरा है तो एम बोला, चौथे कक्षा का नाम एन रखा। और इन्होंने ये जो कक्षा बोला था उसको बदलकर इन्होंने नाम रखा शेल, या क्या नाम रखा, एनर्जी लेवल। क्यों, इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होगी, तो इन्होंने इसका नाम बदल कर रख दिया शेल। हिंदी में तो कक्षा ही कहेंगे या ऊर्जा स्तर, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे। उन्होंने कहा कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होगी। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, 2n के बराबर होगी, है ना। क्या कहा, n क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला है 2n², जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, n क्या है जी, n है नंबर ऑफ शेल, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। जैसे मैं पूछूं कि पहली कक्षा में
कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पहली कक्षा मतलब के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताइए मुझे। तो आप कहेगा सर किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला है हमारा क्या, पहली कक्षा यानी के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 2n का स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है कक्षाओं की संख्या, तो के शेल कहने का मतलब पहली कक्षा, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि दूसरी कक्षा यानी एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहिएगा सर n विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 8 हो गया हमारा। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा कहने का मतलब है m में कितना होगा, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर, जहाँ पे n कक्षाओं की संख्या है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18, उसी प्रकार 32। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब करेंगे, जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करेंगे। ये था उनका करेक्शन। क्या था, बोर साहब का क्या था भाई साहब, करेक्शन था कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है कक्षाओं की संख्या। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, दूसरी कक्षा में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, तीसरी कक्षा में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। तो n की जगह बस कक्षाओं की संख्या को रखते जाइए, आपको मिलता जाएगा। जैसे पहली कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा तो n की जगह 1 रख दीजिए, दूसरी कक्षा में तो 2 की जगह n की जगह 2 रख दीजिए, तीसरी कक्षा में n की जगह 3 रख दीजिए। ठीक है, तो ये था इनका मॉडल और वो सारी बात लिख दिया है हमने। इन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं ना तो, आ रहा हूं सर, ना तो एनर्जी रिलीज करते हैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कब करेंगे, जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करेंगे। ये था इनका मॉडल, नोट करिएगा इसे। ठीक है अंजलि, आज रहने देंगे यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना, मतलब समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नहीं आगे भी होंगे, प्रैक्टिकली तो 7 शेल होंगे, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। प्रैक्टिकली 7 ही होगा, पीरियोडिक टेबल में कितना है, 7 पीरियड्स है ना। वीक में 2 दिन हॉलीडे दे, क्यों, 2 दिन छुट्टी का लेकर क्या करेंगे आप। हाँ पीएनजी मिल जाएगी गरिमा, बिल्कुल, कुंदन तिवारी जी। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।